हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है बरगद। घर के बड़े बूढ़े हमेशा परिवार के लिए बरगद की छांव बन जाते हैं जब कभी उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। ये बात पुराने ज़माने से चली आ रही है, लेकिन नई पीढ़ी इस बात को महसूस नहीं कर पा रही है। ये कुछ अच्छे परिवर्तन नहीं है। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है बरगद। रसोई में हाथ बराबर चल रहे थे, पर होश खो बैठे थे। कुछ याद नहीं था, कब सब्जी काटी, कब छौंकी, बस आंसू बहते जा रहे थे। मन में उथल पुथल मची थी। तार सामने पड़ा था। भैया ने लिखा था, अपनी भाभी के साथ कुछ दिन रहना चाहो तो आ जाओ। भाषा सरल व स्पष्ट थी, पर तार भेजना ही चिंता का विषय था। घर के पचड़ों ने भाभी से मिलने का समय कई वर्षों से नहीं दिया था, पर उनकी मातृवत छवि यथावत थी। माथे पे बड़ी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथ भर भर की चूड़ियाँ, वो होठों पे मुस्कान। सिर पर आंचल रखे भाभी पलक झपकते ही मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। कैसे भूल सकती थी उन्हें। मेरी विदाई पर सबसे ज्यादा रोई थी। वैसे सबसे अधिक छेड़छाड़ भी उन्होंने ही की थी। शादी तय होने के बाद अगर मैं उनकी एक पुकार न सुनती तो उनका गाना शुरू हो जाता था, मन अंते चित अंते जियरा बसे उदास। और मैं डर जाती थी कि जाने कौन कौन सुन रहा हो। कॉल बेल की ट्रिन ट्रिन सुनकर ही मेरी तंद्रा टूटी थी। दरवाजे पर निकेत थे। घुसते ही बोले थे, क्या बनाया है नाश्ते में? बहुत भूख लगी है। मेरी चुप रहने पर सवालिया आंखों से मेरी ओर ताका था। जवाब में मेरी आंखें बरस पड़ी थी। निकेत हतप्रभ रह गए थे। फिर मुझे समझाने लगे थे, देखो बबुन, तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी महसूस होती है? मुझे तो नहीं होती। मैं मानता हूँ कि बच्चों से परिवार को पूर्णता मिलती है, पर अगर इस चोट को नासूर बना लोगी तो जिंदगी कैसे कटेगी? मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि तुम चाहोगी तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। जवाब में मैंने तार दे दिया था। 2 क्षण सोचने के बाद निकेत ने कहा था, मेरे खाने की चिंता मत करना, मैं मेस में खा लूँगा, तुम्हारा रिजर्वेशन करवा देता हूँ। स्टेशन में भैया मिल गए थे। निराश थके थके से मुस्कुराए थे। मुझे देखकर, बबुन कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? घर में भैया की बड़ी बहू आकृति थी। छोटी ऑफिस गई थी, बेटे भी ऑफिस गए थे। वो बच्चे स्कूल। घर बड़ा सूना सूना सा लगा था। मेरे कुछ पूछने के पहले ही भैया बोल पड़े थे, बबुन नहा धोकर तैयार हो जाओ, अस्पताल चलते हैं, तुम्हारी भाभी एडमिट है। मन कांप उठा था। क्या हो गया है भाभी को? मुझे खबर भी नहीं दी, और दी भी तो इस तरह। अभी भी कोई ठीक से कुछ नहीं बता रहा। अस्पताल के गेट से भाभी के कमरे तक मैं मशीनवत भैया के पीछे पीछे चली गई थी। सामने बिस्तर पर भाभी की काया पड़ी थी। मेरे सपनों की भाभी न जाने कहाँ खो गई थी। मैंने भाभी के माथे पर हाथ रखा था तो भाभी ने आंखें खोल दी थी। 2 पल शायद उन्होंने मुझे पहचानने में लगाए। फिर उनके आंसुओं ने युगों के अंतराल की हजारों शिकायतें कर डाली थी। मैंने अपने आंसू पोंछ कर कहा था, अब मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक आप जबरदस्ती नहीं भेजेंगे। फीके उदास होठ धीरे से मुस्कुराए थे।
भैया ने एप्पल काट कर प्लेट बढ़ाई थी। मैंने एक टुकड़ा उठा लिया था, पर भाभी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया था। भैया ने दुखी होकर कहा था, देखो बबुन, किसी की सुनती ही नहीं है। कुछ खाएगी नहीं तो बिस्तर से कैसे उठ पाएगी? तुम्हें इसलिए बुलाया है, अब तुम ही इसे संभाल सकती हो। मैं तो हार गया, कहकर भैया आंसू पोंछते हुए कमरे के बाहर चले गए थे। नर्स ने कमरे में आकर ग्लूकोज की बोतल लगा दी थी। फिर मुझसे बोली थी, आपके रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं खाती पीती, इसलिए बार बार ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। समझाइए इन्हें, डॉक्टर साहब जब भी राउंड पर आते हैं गुस्सा करते हैं। मैंने नर्स से पूछा था तो पता चला था कि भाभी को बीमारी कोई खास नहीं थी। चक्कर आने की शिकायत पर एडमिट हुई थी। टेस्ट हो गए थे सारे, सब कुछ नॉर्मल था, पर भाभी गहरे डिप्रेशन से नहीं निकल पा रही थी, या यूं कहें तो वो ठीक होना ही नहीं चाहती थी। मैं समझ गई थी कि भाभी को मन के इलाज की ज़रूरत है, तन के नहीं। शाम को दोनों बहुएं वो बेटे आए थे अस्पताल। भाभी ने आँख खोलकर एक बार उन्हें देखा था और फिर आंखें बंद कर ली थी। छोटी बहू निवेदिता ने कहा था, देखिए ना बुआ जी, कितने प्रॉब्लम्स हैं घर में, घर, ऑफिस, अस्पताल, क्या क्या देखें, ऊपर से बेबी परेशान करती है। मैंने निवेदिता की प्रॉब्लम का आंशिक हल निकाल लिया था। मन ने कहा था कि मनोविज्ञान में एमए करने का क्या फ़ायदा अगर भाभी के काम ना आए। रात को भैया से बात की थी और सुबह जाकर भाभी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर घर ले आए थे। ऊपर की मंजिल पर हॉल में अपना वो भाभी का बिस्तर लगा लिया था। शादी ब्याह के समय जिस सोने की जगह मिलती थी वो इस हॉल में आ जाता था। सब मिलकर खूब धमाल मचाते थे, इसलिए हम लोग इसे इमरजेंसी हॉल कहते थे। नहा धोकर भाभी बिस्तर पर लेटी थी तो बगल वाले बिस्तर की ओर निहारा था। मैंने चुहल की थी, भाभी भैया को आउट कर दिया है, इस बिस्तर पर मैं सोऊंगी। इमरजेंसी हॉल है ना, दोनों खूब बातें करेंगे, कहकर मैंने भाभी के गले में बाहें डाल दी थी। भाभी की आंखों में मैंने एक पल के लिए वो चमक देखी थी जो मुझे देखकर पहले उनकी आंखों में आ जाया करती थी। दोपहर में सोने के पहले मैंने गुलदान में पानी भरकर बगीचे से लाए गए सभी बेला के फूल उसमें डाल दिए थे। कमरे को यथासंभव फूलों से सजा दिया था और भाभी के बाल सजाकर संवार कर गजरा लगा दिया था। उस दोपहर भाभी ने गहरी नींद ली थी। बीच में भैया कमरे में आए थे, तब बोले थे, तू अपनी भाभी को ज़रूर ठीक कर लेगी बबुन, मुझे यकीन है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भैया को इतना दयनीय मैंने कभी नहीं देखा था। शायद इस उम्र में अकेलेपन की आशंका से वो कांप गए थे। शाम को नाश्ते में फ्रूट्स के साथ गोलगप्पे भी थे। मैंने पानी भरकर गोलगप्पा भाभी की ओर बढ़ाया था। भाभी ने 2 पल मेरी आंखों में झांका था और फिर मुंह खोल दिया था। मैंने सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली थी और मन उत्साहित था। रात को खाना कमरे में ही मंगवा लिया था। एक ही थाली से मैं स्वयं वो भाभी को भी खिलाती जा रही थी। भाभी, आप मेरे लिए वो स्पेशल दाल बनाती थी ना, क्या कहते हैं उसको? ओ, याद ही नहीं आ रहा है। मैंने माथे पर हाथ रखकर याद करने की एक्टिंग की थी। क्यों टी की दाल? भाभी की आवाज़ 24 घंटे में मैंने पहली बार सुनी थी। खाने के बाद मैं भाभी के साथ ही लेट गई थी। भाभी मेरे बालों में उंगलियां पिरोने लगी थी। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा था,
भाभी आप खाना ठीक से नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती, क्या हालत बना ली है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मेरी आंख में आंसू आ गए थे। भाभी ने धीरे से मेरे आंसू अपनी सूखी उंगलियों से पोंछ दिए थे। फिर सपाट सी आवाज सुनाई दी थी, किसके लिए जीना है बबून? मेरी जरूरत अब किसी को नहीं है। मैंने भाभी के सीने पर सिर रख दिया था। फिर बोली थी, भाभी आप इस घर की मालकिन हैं। आपको याद है, आपके आते ही अम्मा ने आपको चाबियों का गुच्छा सौंप दिया था और कहा था कि लो बहू, अपना घर संभालो। फिर आप इस घर से विरक्त कैसे हो सकती हैं भाभी? आपके बारे में अम्मा मुझसे कहा करती थी कि बबुन, तेरी भाभी तो वो बरगद का पेड़ है जिसकी घनी छांव में पूरा परिवार सिमटा रहेगा। मुझे तो तुम लोगों की चिंता ही नहीं है। और भाभी, आपको याद है, छोटे भैया की बीमारी में जब आप सूर्य के सामने थाल लेकर 12 घंटे तक खड़ी रही थी, निराहार, निर्जल, और सूर्यास्त के बाद लड़खड़ा कर गिर पड़ी थी, तो अम्मा आपको बाहों में समेट कर कितना रोई थी और कहा था कि छोटे को माँ का दायित्व तूने निभाया है, और कहा था कि छोटी की माँ का दायित्व तूने निभाया है। भाभी आप तो बरगद हैं। जटाओं को भ्रम है कि वे ऊंचाई पर हैं। वस्तुतः उनकी ऊंचाई तो आपके कारण ही है। भाभी ने धीरे से कहा था, बबुन तू जानती है, अम्मा ने मुझे घर के दायित्वों के साथ तेरा वो छोटे का मातृत्व भी सौंप दिया था। मैंने निभाने की कोशिश भी की हमेशा, पर आज मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत नहीं। तेरे भैया भी बदल गए हैं बबुन। बच्चों को संयुक्त परिवार का ये उसूल ही नहीं मालूम। अधिकारों व कर्तव्यों को बांटा जाता है, मात्र पत्नी को ही महत्व नहीं दिया जाता। कभी कभी तो मन छलनी हो जाता है बबुन। यकीन नहीं होता कि वही बच्चे हैं जिनका सवेरा और शाम मैं ही थी, और अब आप सुबह से शाम तक मैं अगर नज़र ना भी आऊं तो वे नहीं पूछते कि माँ कहाँ है। तेरे भैया शाम को बेटे वो बहुओं के बीच बैठ बतियाते रहते हैं और मैं किचन में लगी रहती हूँ। मुझसे कोई ये तक नहीं पूछता कि सबको नाश्ता भेजने के बाद मैंने भी नाश्ता लिया या नहीं। मैं इस उम्र में इतना काम कर भी पा रही हूँ या नहीं, किससे कहूँ कि मैं भी एक हमराज चाहती हूँ। तेरे भैया बेडरूम में पहुंचकर टेलीविज़न देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। उन्होंने समझ लिया है कि बुढ़ापा अलगाव का नाम है, और अब उनकी मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। बबुन, मैंने कभी मुंह नहीं खोला। मैंने कभी बहुओं से सास जैसा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद सास के रूप में माँ पाई थी। लेकिन मुझे बेटी नहीं मिल पाई। आपसी झगड़े मुझे खून के आंसू रुलाते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे अंदर इतने आंसू समाये थे और मुझे पता तक नहीं था। जब ढेरों सवाल इकट्ठे हो जाते हैं तो मन खुद ही सवाल जवाब करने लगता है, और मन ने निर्णय लिया कि मेरे बिना घर का काम आसानी से चल सकता है। मैं अपना अस्तित्व तलाशने लगी और बस एक शून्य के इर्द गिर्द घूमती रही थी। बता बबुन, मेरी गलती है ये कि मैंने परिवार बनाया, संवारा और उनके लिए जीना चाहती थी। मैंने बहुत अपनापन सहा है बबुन। मैंने बहुत अपमान सहा है बबुन। अब नहीं सहा जाता, कहकर भाभी फपक फपक कर रो पड़ी थी। मैं भाभी के आंसू धीरे धीरे पोंछती रही थी और मेरे अपने आंसू बहते जा रहे थे। कुछ संभालने के बाद भाभी ने कहा था,
बबून, तुझे ये दुख है कि तू निसंतान है, पर यदि संतान चिड़िया के बच्चे की तरह मुड़कर न देखें और उड़ना सीखते ही हमेशा के लिए उड़ जाएं, तो अत्यधिक दुखदायी हो जाता है। सुबह की चाय मैंने भाभी के साथ बगीचे में ली थी। भाभी फ्रेश दिख रही थी। शायद मन का बोझ हल्का हो जाने के कारण भैया भी टहलते हुए आ गए थे। मुस्कुराकर भाभी से बोले थे, पिछले कई लंच डिनर अपनी ननद के साथ ले रही हो, इजाज़त दो तो आज का लंच हम भी ज्वाइन कर लें। भाभी मुस्कुरा दी थी, अभी नहीं फिर कभी। भैया भी हंसकर चले गए थे। चारों तरफ फूल मुस्कुरा रहे थे। मैंने धीरे से भाभी का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। भाभी, यूं तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ चलकर रहो। यूं तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ चलकर रहो। मेरे साथ साथ निकेत भी खुश हो जाएंगे। पर यह समस्या का हल नहीं है। धैर्य रखना अच्छी बात है, पर यदि सामने वाला उसे कमजोरी समझे तो धैर्य छोड़ देना चाहिए। मन को लगातार चोट लगती रहे तो वह कराह उठता है। अपने स्वाभिमान की रक्षा आपको स्वयं ही करनी होगी। अपनी बात प्रभावी ढंग से कहकर ही अपना पक्ष स्पष्ट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप मुझे अच्छी तरह समझ रही हैं। भाभी ने धीरे से सिर हिला दिया था। अगले दिन सुबह उठकर ब्रश कर रही थी, तभी रसोई से आती हुई आवाज़ें सुनाई दी। निवेदिता, खाना तुम बना लेना, मैंने नाश्ता बना दिया है। आकृति कह रही थी, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है, बेबी को भी तैयार करना है। हे भगवान, कैसे करूँगी? पहले सब माँ जी कर लेती थी और पता भी नहीं चलता था। मैंने मुड़कर पीछे देखा था, भाभी पूजा कर रही थी। मैंने राहत की सांस ली थी, क्योंकि बरगद को अपनी विशालता का एहसास हो गया था। नमस्कार।